दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 5 से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, और साथ ही साथ इस टॉपिक से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक है ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स यानी कि OTS। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात करें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को हम फेनेटिक्स या फिर टैक्सीमेट्री या फिर टैक्सोमेट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो ये एक ऐसे टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम मैक्सिमम कैरेक्टर को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, जिसके लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि जो कंप्यूटर होता है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जितने भी डिफरेंसेस हैं या फिर जितने भी सिमिलरिटी है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन तैयार करता है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले दिया था एडेंसन ने। लेकिन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी फेमस और प्रिवलेंट तब हुआ जब 1963 में सीनीद एंड सुकल ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। और आपको यहाँ पर बता दें कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो बेसिक यूनिट है वो है OTU यानी कि ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स। तो आइए समझते हैं कि ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स यानी कि OTU होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किसी भी सैंपल, किसी भी आइटम या फिर किसी भी इंडिविजुअल या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं एनालिसिस करने के लिए, उसी को कहा जाता है OTU। जैसे कि अगर आपने कोई प्लांट लिया, ठीक है, और उस प्लांट स्पीसीज़ के बारे में आपने स्टडी करना शुरू किया, तो वो जो प्लांट है वो आपका क्या हो जाएगा, OTU हो जाएगा। या फिर आपने जैसे कोई फैमिली ले लिया जैसे कि यूफोर्बिएसी, तो जब आप यूफोर्बिएसी से रिलेटेड जितने भी स्पीसीज़ हैं या जिनके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो फैमिली है यूफोर्बिएसी, वो आपका क्या हो जाएगा, OTU हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो आपका OTU होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इट मे बी इंडिविजुअल, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपका OTU एबव द लेवल ऑफ इंडिविजुअल होगा, तब उस केस में आपको जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप किसी जनरा को स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ब्रेसिका को। तो यदि आपका जो जीनस ब्रेसिका है वो आपका OTU है, तो आपको उसके जो डिफरेंट स्पीसीज़ है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्रेसिका के अंदर आता है आपका कैबेज आता है, कॉलीफ्लावर आता है, टर्निप आता है। तो उन 3 प्लांट को भी आपको स्टडी करना पड़ेगा OTU के लिए। तो यही बात कह रहा है ये वाला पॉइंट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के प्रिंसिपल की। तो यहाँ पर पहला प्रिंसिपल ये कह रहा है कि आप जो भी कैरेक्टर ले रहे हो, आप जितने भी कैरेक्टर को इंक्लूड करोगे, यानी कि आप जितना ज़्यादा कैरेक्टर को इंक्लूड करोगे उतना ही अच्छा होगा। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कोई स्पीसीज़ का कंपेयर कर रहा है, तो वहाँ पर कंपेयर करने के लिए 2 स्पीसीज़ के बीच जितना ढेर सारा कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा आपका क्लासिफिकेशन होगा। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो कहता है कि आप जितने भी कैरेक्टर ले रहे हैं उसको आप इक्वल वेटेज देंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो कहता है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वह टोटली बेस्ड होता है सिमिलरिटी पर। यानी कि आप जो क्लासिफिकेशन बना रहे हो उसमें आप 2 या 2 से अधिक ऑर्गेनिज्म के बीच जो समानता है उस समानता के आधार पर ही आप क्लासिफिकेशन बनाते हो। ये नहीं कि आप 2 जीवों के बीच जो डिफरेंस है, असमानताएं हैं, उनके आधार पर क्लासिफिकेशन बनाओगे। हमेशा जो क्लासिफिकेशन होता है वो जीवों के बीच जो समानताएं होती हैं, जो सिमिलरिटी होती है, उन्हीं के आधार पर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यानी कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के कौन से मेथड हैं और उन मेथड में हम कौन कौन से प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ टैक्सा, यानी कि हमें जिसके बारे में स्टडी करना है हम उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हम जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं OTU यानी कि ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो पहला प्रोसीजर है वो है सिलेक्शन ऑफ टैक्सा।
दूसरा प्रोसीजर है सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, यानी कि हमने जो OTU लिया है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है उसको हमें सेलेक्ट करना है। थर्ड है क्लस्टर एनालिसिस वाया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो जो हमने कैरेक्टर लिया हुआ है उस कैरेक्टर को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एनालाइज करेंगे। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन OTU, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जब हम अलग अलग OTU लेते हैं, यानी कि अलग अलग जो जीनस है, स्पीसीज है, आपने जो भी लिया हुआ है उनके बीच कौन कौन से कैरेक्टर सिमिलर रखते हैं, यानी कि उनमें कौन कौन सी समानता है, उस आधार पर हम उनके बीच रिलेशनशिप को बैठाते हैं। अगर उनमें समानताएं हैं तो वो एक ही ग्रुप की होंगी, अगर समानताएं नहीं है तो वो अलग अलग ग्रुप की होंगी। लास्ट पॉइंट कहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल सिमिलरिटीज़। जैसा कि मैंने बताया था कि जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है या फिर कोई भी टैक्सोनॉमी होता है, यानी कि कोई भी क्लासिफिकेशन होता है, वो डिपेंड करता है केवल सिमिलरिटी पर, यानी कि समानताओं पर। अगर ऑर्गेनिज्म के भी समानता है तो उन्हें हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, अगर समानताएं नहीं हैं, विभिन्नताएं हैं, तो उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि किसी भी कैरेक्टर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में अगर हम कोई भी कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं वो कहलाता है यूनिट कैरेक्टर्स। तो ये जो यूनिट कैरेक्टर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है बाइनरी कैरेक्टर और दूसरा है मल्टी स्टेट कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कैरेक्टर की। तो ऐसे कैरेक्टर जिसमें कि केवल दो ही स्टेट हो, जैसे कि प्रेजेंट या एब्सेंट, ट्रू या फॉल्स, तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं बाइनरी कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, तो सेल वॉल के कैरेक्टर को हम कोडिंग के द्वारा देंगे। अगर प्रेजेंट है तो प्लस या फिर 1 लिखेंगे, और एब्सेंट है तो माइनस या फिर 0 लिखेंगे। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जब आप कैरेक्टर को बाइनरी कैरेक्टर में देते हैं तो वहाँ पर कोडिंग होगा। तो कोडिंग में वहाँ पर आप प्रेजेंट एब्सेंट नहीं लिखोगे। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वहाँ पर प्लस या 1 लिखोगे, एब्सेंट है तो माइनस या फिर 0 लिखोगे। और एक ऑप्शन और होता है NC, यानी कि नो कंपेरिजन। आइए चलते हैं अगले कैरेक्टर्स की ओर, जो कि है मल्टी स्टेट कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर जिसमें कि 3 या 3 से अधिक अलग अलग स्टेट होते हैं, और ये जो कैरेक्टर होते हैं ये या तो क्वालिटेटिव होते हैं या फिर क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव कहने का मतलब जैसे कलर हो गया रेड, पिंक, ऑरेंज, और क्वांटिटेटिव कहने का मतलब कि जैसे फ्लावर की संख्या 1 है या फिर कैलेक्स की संख्या 4 है, 5 है, 6 है, तो ये क्वांटिटेटिव हुआ। और जो कलर है वो क्या हुआ, क्वालिटेटिव हुआ। अब इसे हम कोडिंग कैसे करेंगे, जैसे फ्लावर कलर को हमने ले लिया, यानी कि यहाँ पर हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टर को लिया है, तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 7। जैसे कि अगर हमने रेड कलर के लिए कोड लिया हुआ है 0 तो 0 लिखेंगे, पिंक के लिए 1 लिया है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अलग अलग कलर के लिए हम अलग अलग कोड लेंगे, तो जो भी कलर रहेगा वही हम कोड नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि आप जो कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए रूल्स क्या क्या है, यानी कि रूल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। तो पहला नियम ये है इंक्लूडेड ऑल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप जो भी कैरेक्टर ले रहे हो वो प्लांट के सभी भाग से होना चाहिए, यानी कि रूट से भी होना चाहिए, स्टेम से भी होना चाहिए, लीफ से भी होना चाहिए, फ्लावर से भी होना चाहिए। सेकंड रूल्स ये कहता है कि आप जब भी कोई कैरेक्टर ले रहे हो तो मिनिमम आपके 50 कैरेक्टर होने चाहिए, 50 कैरेक्टर से कम कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब हम किसी भी प्लांट के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो उसके फिजियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, इन सभी कैरेक्टर को हम देखेंगे। अब बात आती है कैरेक्टर वेटेज की, यानी कि हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं उसको हम कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो इसमें दो तरह से है, एक है इक्वल वेटिंग और दूसरा है सक्सेसिव वेटिंग। तो इक्वल वेटिंग क्या है, तो जब हम किसी भी कैरेक्टर को ले रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सारे कैरेक्टर को हम इक्वल वेटेज देंगे, यानी कि हम सभी कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस देंगे। वही हम बात करें सक्सेसिव वेटेज की, तो सक्सेसिव वेटेज में हम जो सबसे एक यूनिक कैरेक्टर होता है उसको लेके चलते हैं। जैसे कोई प्लांट इंसेक्टिवोरस है, तो इंसेक्टिवोरस जो कैरेक्टर है वो उसका एक फीडिंग कैरेक्टर है, तो ये जो कैरेक्टर होगा किसी किसी में पाया जाएगा। तो इस तरह के कैरेक्टर को हम बोलते हैं सक्सेसिव वेटिंग। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इक्वल वेटेज को। इसके बाद न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का जो लास्ट प्रोसीजर है वो है क्लस्टर एनालिसिस। तो क्लस्टर एनालिसिस में होगा क्या कि जितने भी कैरेक्टर आपने स्टडी किए हैं
यानी कि जितने भी कैरेक्टर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इनपुट किया हुआ है और इसके अलावा आपने जो नए स्पीसीज़ का कैरेक्टर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है? तो उन सब को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या कहता है, उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके आपके सामने एक ब्रांचिंग ट्री देता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो हमने नया स्पीसीज़ लिया है, वह किसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी रखता है और जिससे सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी मिलती है, हम उसको उसी ग्रुप में कंसीडर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।